दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं JKSSB जेई सिविल 2016 का पेपर, और हम उसमें से डिस्कस करेंगे सोम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाली सेक्शन को। तो जो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था, ए राउंड स्टील बार ऑफ ओवरऑल लेंथ 20 सेंटीमीटर and consists of two equal portion 10 centimeter each having a diameter of 4 centimeter and 5 centimeter respectively. If the rod is subjected to a tensile load of 10 tons, then what will be the elongation? अब हमें बतानी है कि elongation क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो कंपोजिट रॉड होगी, तो कंपोजिट रॉड में elongation किसके बराबर होगी? P1 L1 अपान A1 E1 प्लस P2 L2 अपान A2 E2। अब यहाँ पर जो लोड है वो सेम है 10 टन्स का। जो लेंथ है, दोनों की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ भी सेम है। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी बिल्कुल सेम है दोनों के लिए। तो हमारे पास एक मॉडिफाइड फार्मूला क्या आ जाएगा? PL अपान E इंटू 1 अपान A1 प्लस 1 अपान A2। तो चलिए हम वैल्यू डालते हैं इसमें जो भी होंगी। सबसे पहले हम डालेंगे लोड की वैल्यू। फार्मूला क्या था? PL अपान E इंटू 1 अपान A1 प्लस 1 अपान A2। तो सबसे पहले हम लोड की वैल्यू डालेंगे, तो लोड किस में है? टन्स में। लेकिन जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया वो हमें केजी में दिया गया, तो लोड को हम चेंज करेंगे टन केजी में। 10 इंटू 10⁻³ P। अब लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में। तो अब लेंथ सेंटीमीटर में ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इंटू 10 अपान E। अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमें 2 इंटू 10⁻6 में दिया गया है, 2 इंटू 10⁻6। तो आगे 1 अपान A1 प्लस 1 अपान A2 था, तो हम इसको नीचे लिखेंगे, कुछ जगह यहाँ पर कम बच गई है, 1 अपान A1। अब जो हमारे पास पहला बार है, पहली बार का कितना डायमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एरिया 1 अपान π/4, 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपान π/4, 5 का स्क्वायर। ये सभी ब्रैकेट में है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो वो आंसर आ जाएगा 2 अपान 10π 1 अपान 16 प्लस 1 अपान 25, जो कि ऑप्शन बनता है बी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा से देख लीजिए, हमने कौन सा फार्मूला लगाया? PL अपान AE वाला, क्योंकि वहीं से हमें एलोंगेशन पता चलती है। तो हमारे पास रॉड है, उसमें कोई भी स्टील बार है लेकिन उसमें 2 इक्वल पोर्शन है, तो हम इसका एक कंपोजिट फार्मूला बन जाएगा PL अपान E 1 अपान A1 प्लस 1 अपान A2। और यहाँ पर जो लोड है वो टन्स में है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, और साथ में ही बस खाली एक ही कन्वर्जन होगी, जैसे कि लोड को हमें चेंज करना पड़ेगा केजी में। तो उसके बाद जो भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फिक्स्ड बीम AB इज सब्जेक्टेड टू ए ट्रायंगुलर लोड। अब एक फिक्स्ड बीम है हमारे पास AB सब्जेक्टेड टू ए ट्राइंगुलर लोड वेरिंग फ्रॉम 0 एट एंड A, यहाँ पर 0 है, एंड 2 W पर यूनिट लेंथ एट एंड B, यहाँ से वेरी कर रहा है वो कुछ इस तरीके से। एंड A पे जो लोड है वो 0 है, और यहाँ पर W पर यूनिट लेंथ है। अब हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट एट A टू B। सबसे पहले हमें याद रख लेना है कि जब भी कभी एक फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात आएगी और जिस जगह पे लोड 0 लग रहा होगा, तो वहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट होगी WL² अपान 30, और जहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट होगी WL² अपान 20। तो हमें रेशियो बताना है A टू B। तो हम देखते हैं क्या रेशियो आएगा। एक WL² अपान 30 था, तो WL² अपान 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2 अपान 3। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमें याद कर लेना है कि जब भी कभी फिक्स्ड बीम होगा
और लोड कुछ लीनियरली वेरी करेगा, तो जिस एंड पे लोड 0 है तो वहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट होगी WL² / 30। अगर लेफ्ट साइड है तो माइनस, और जहाँ पर लोड सबसे ज़्यादा एक्ट करेगा तो वहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट होगी WL² / 20। अब प्लीज़ ये फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत आगे काम आएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरल मेंबर। अब हमें बताना है कि इनमें स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरल मेंबर कौन सा है। ऑप्शन ए इज फिक्स्ड बीम, ऑप्शन बी इज कॉन्टिन्यूस बीम, ऑप्शन सी इज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ऑप्शन डी इज पोर्टल फ्रेम। अब स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो 3 बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। अब 3 बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या है? समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 3 इक्वेशंस लगाने से हम अगर किसी भी बीम को, किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को सॉल्व कर दें तो वो आएगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इन 3 इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाए, यानी कि जिनमें जो नंबर ऑफ अननोन्स होंगे वो इन 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो उसके लिए हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लगाते हैं। अब हमें याद रखना है कि जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे। अब हमारी सॉम में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें या तो ओवरहैंगिंग बीम्स, या तो सिंपली सपोर्टेड बीम्स, या फिर कैंटिलीवर बीम्स, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो होंगे वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट कहलाएंगे। और बाकी जो फिक्स्ड बीम है, पोर्टल फ्रेम और कॉन्टिन्यूस बीम, ये होंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी था, सिंपली सपोर्टेड बीम, वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फ्रेम इट विल बी इफ इट हैज़ 3 जॉइंट्स एंड 4 मेंबर्स। अब हमारे पास यहाँ पर जॉइंट्स कितने हैं? 3, और मेंबर्स कितने हैं? 4। हमें बताना है कि ये जो फ्रेम है वो डेफिशिएंट है या फिर परफेक्ट है या फिर रिडंडेंट है या फिर एफिशिएंट है। तो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स का क्या आएगा? m+r। m कितना है? 4। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस हमेशा 3 होंगी, तो 4 + 3 7। और नंबर ऑफ नाउन्स कितने हो गए? 2 × j, 2 × 3 क्या आ जाएगा? 6। इसका मतलब है कि जो m+r है वो ग्रेटर देन 2j आ रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ अननाउन्स हैं वो नंबर ऑफ नाउन्स से ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा कंडीशंस लगानी पड़ेंगी फ्रेम को सॉल्व करने के लिए, जो कि केस बन जाएगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम का, तो वो होता है रिडंडेंट। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर हमारे पास यहाँ पर m+r = 2j होता तो ये कहलाता परफेक्ट, और अगर m+r < 2j होता तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट। हमारे पास यहाँ पर जब हम m+r करेंगे, m+r > 2j आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ अननाउन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननाउन्स, नंबर ऑफ अननाउन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ नाउन्स। देयरफॉर ऑप्शन सी रिडंडेंट इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of independent equations to be satisfied for static equilibrium of a plane structure. Option A is A, option B is 7, option C is 3 and option D is 5. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए किसी भी प्लेन स्ट्रक्चर में जो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं वो होती हैं 3। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 कौन सी? समीशन ऑफ h = 0, समीशन ऑफ v = 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट = 0। तो ये 3 बेसिक इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी बीम द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट d। अब हम कोई भी बीम मान लेते हैं, जैसे कि ये बीम हो गया, उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं। द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट d, ये ऑप्शन ए बी, ये पॉइंट सी, तो ये पॉइंट डी। द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी, अब जो पॉइंट डी पे जो डिफ्लेक्शन आएगी ड्यू टू लोड डब्ल्यू एट एनी अदर पॉइंट सी इज सेम एज अ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू द सेम लोड अप्लाइड एट डी। यानी कि एक हमारे पास लोड है
उस लोड को जब हमने सी पे अप्लाई किया तो हमारे पास डी पे एक डिफ्लेक्शन आई, और जब हम उसी सेम लोड को डी पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉइंट सी पे एक डिफ्लेक्शन आएगी, वो बिल्कुल सेम होगी। तो ये जो थ्योरम है, ये किस थ्योरम से हमें पता चलता है? तो हमें पता चलता है मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम से। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in column analogy method, what is the area of an analogous column for a fixed beam of span 12 and flexural rigidity 2EI? तो जब भी कभी हम एरिया ऑफ कॉलम एनालॉजी की बात करेंगे, एनालॉगस कॉलम की एरिया की बात करेंगे, तो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1 फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इंटू लेंथ। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दी गई है वो दी गई है हमें 2EI, और जो लेंथ दी गई है हमें स्पैन की वो दी गई है 2L। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा L/EI। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें याद रख लेना है कि जब भी कभी एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम का पूछा जाएगा वो होगा 1 फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इंटू लेंथ ऑफ एनालॉगस कॉलम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what shall be the maximum bending moment in a cantilever beam of span 4 मीटर? अब हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन है 4 मीटर, हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन मीटर। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो जब भी कभी हम कैंटिलीवर बीम की बात करेंगे उसमें यूडीएल एक्ट करेगा तो उसकी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी वो होगी WL² 2। W क्या है हमारे पास यहाँ पर 2, L कितना है 4/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। देयरफॉर ऑप्शन सी 16 किलो न्यूटन मीटर इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशंस अप्लाइज फॉर ए स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम? अब हमें स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम की कंडीशन बतानी है कि वो कौन सी होगी। तो हमें याद रख लेना है कि जब भी कभी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम की बात आएगी तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम में जो नंबर ऑफ अननोन्स होंगे वो हमेशा ही ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है बी, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस, यानी कि जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस या फिर नंबर ऑफ अननोन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इस केस में हम बीम को सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ और एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। तो इस केस को बोला जाएगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए रेक्टेंगुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्जन देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल अकर। अब हमें बताना है कि हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर बार है, हमने उस पर टॉर्जन लगाई, टॉर्जन से शेयर स्ट्रेस डेवलप होंगे, तो वो कहाँ पे डेवलप होंगे, तो मैक्सिमम कहाँ पे होंगे? हमें याद रख लेना है कि जब भी कभी रेक्टेंगुलर बार की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर बार में जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पे जो शेयर स्ट्रेस होंगे वो हमेशा हमेशा ज़ीरो होंगे, हमेशा हमेशा क्या होंगे? ज़ीरो। और जो मैक्सिमम होंगे मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड, यानी कोई भी जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड के मिडिल में सबसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप होंगे ड्यू टू टॉर्जन। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what shall be the maximum deflection in a simply supported beam of size 50 by 100 mm and span 10 meter having a point load of 1 kilonewton at the center? अब हमें बताना है कि कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर में लोड लग रहा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगी? जब भी कभी एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस आएगा और लोड सेंटर में लग रहा होगा पॉइंट लोड, तो उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी WL³/48EI। तो आप याद कर लीजिएगा फार्मूला। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या फार्मूला था? WL³/48EI। वैल्यूज़ को हम
डालते हैं। सबसे पहले आता है लोड W, वो कितना दिया गया है हमें 1 किलो न्यूटन, लेकिन जो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है वो दिया गया है न्यूटन में, तो हम इसको लोड को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, 10⁻³ न्यूटन। अब L क्यूब, स्पैन का क्यूब, स्पैन है 10 मीटर, लेकिन जो बीम का साइज़ है वो mm में है और इलास्टिसिटी भी हमें mm में दी गई है, तो हम लेंथ को चेंज करेंगे mm में। 10 × 10⁻³ इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 48 EI था, 48 × E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 10⁻5 दिया गया है, तो 10⁻5 I क्या आएगा किसी भी रेक्टेंगुलर बीम का BD³/12। B कितना है 50, D क्या है 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 mm के आसपास। देयरफॉर ऑप्शन B इज करेक्ट। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोम सेक्शन में से वो था स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी इज सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर। अब जो स्टैटिकली जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है हम इसमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस यूज़ करते हैं, तो हम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के लिए यूज़ करते हैं या फिर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शैल बी द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ स्पैन 3 मीटर हैविंग ए पॉइंट लोड ऑफ 4 kN एट द सेंटर ऑफ द बीम। अब 4 kN एट द सेंटर ऑफ द बीम, जब भी कभी हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस आएगा हैविंग ए पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द बीम, तो जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी W/2। W क्या है 4/2, तो बनता है 2 kN। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। And the next question is what shall be the moment required in a probed cantilever of span L to produce a unit slope at the probed end if E is Young's modulus and I is the moment of inertia। तो ये होता है 4E/L। therefore option A is correct। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाले सेक्शन में वो था Which of the following is not the displacement method? Option A is slope deflection method, option B is moment distribution method, option C is Coney's method and the option D is column analogy method। हमें याद कर लेना है कि जो ये तीन मेथड हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और कॉनीज मेथड, ये आते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, और जो कॉलम एनालॉजी मेथड है ये कहलाता है फोर्स मेथड। अब हम इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन सा मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, तो ऑप्शन ए भी डिस्प्लेसमेंट मेथड का है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉलम एनालॉजी मेथड, क्योंकि कॉलम एनालॉजी मेथड जो होता है वो एक फोर्स मेथड होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शैल बी द सेक्शन मॉडुलस फॉर ए रेक्टेंगुलर बीम हैविंग ए विड्थ। विड्थ कितनी है 2 मीटर और डेप्थ कितनी है 3 मीटर। अब हमें बताना है कि सेक्शन मॉडुलस क्या आएगा फॉर रेक्टेंगुलर बीम। तो रेक्टेंगुलर बीम के लिए सेक्शन मॉडुलस क्या होता है Z = I/Y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y बार की वैल्यू डालेंगे तो वो आ जाएगा BD²/6 और सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला क्या है BD²/6। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जैसे कि B2 डेप्थ की 3 थी ²/6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, 2 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 × 3 6, ये कट जाएंगे तो आंसर बनेगा 3। देयरफॉर ऑप्शन बी 3 cubic मीटर इज करेक्ट। And the next question is on a stressed body there are points on which shear stress is 0.
दीज प्लेन्स आर नोन एज। अब हमें ये याद ही कर लेना है कि जब भी कभी हम प्रिंसिपल प्लेन्स की बात करेंगे तो प्रिंसिपल प्लेन्स में सिर्फ और सिर्फ ही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, जैसे कि सिग्मा 1, सिग्मा 2 तो सिग्मा 3। और प्रिंसिपल प्लेन्स में हमेशा ही शेयर स्ट्रेस जो होंगे वो 0 होंगे। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोम सेक्शन में से, और जो आखिरी क्वेश्चन था 2016 के जेई के सिविल पेपर में, वो था एट एनी पॉइंट इन ए स्ट्रैंड मटेरियल इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज एक्टिंग। अब जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा 1 200 है, सिग्मा 2 कितना है 100। Then what will be the intensity of tangential stress on a plane inclined at 15 degree to the axis of minor stress? तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है माइनर स्ट्रेस से वो कितना है 15 डिग्री। तो हमें पता है कि जो टेंजेंशियल स्ट्रेस का फार्मूला आता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान 2 इंटू साइन 2 थीटा। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जैसे कि 200 माइनस 100 अपान 2, अब साइन 2 थीटा तो वो आ जाएगा साइन 30, 200 माइनस 100 100 अपान 2, साइन 30 आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 100/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के पेपर में पूछे गए थे 2016 के जेई पेपर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको इस वीडियोस में से कितने क्वेश्चंस पहले से ही आते थे। और इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।